जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। हेलो बच्चों, डोंट फियर, दिया सीरीज हियर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे का जो कंप्लीट तैयारी है आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। देखिए यहाँ पर आज मैं आप लोगों को जो आप लोगों का हिंदी इलेक्टिव का जो आप लोगों का अंतरा बुक है, अंतरा बुक में जो आप लोगों का काव्य खंड है, काव्य खंड का कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चंस में आप लोगों को कराऊंगा। और जो लाइव क्लास हो रहा है, लाइव क्लास को करिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप लोग हिंदी इलेक्टिव के हर एक वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को अंतराल कंप्लीट करा दिया है, ऑब्जेक्टिव भी करा दिया है और सब्जेक्टिव भी मैंने आप लोगों को करा दिया है। अभी हमारा अंतरा चल रहा है, अंतरा का काव्य खंड का यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर लाइव में इसका मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। और जैसे काव्य खंड खत्म हो जाता है, इसके बाद जो हमारा कहानी वाला पोर्शन है, कहानी वाला पोर्शन यानी कि गद्य खंड जो है हमारा, गद्य खंड को भी हम लोग कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है देवसेना का गीत। तो देवसेना का गीत जो है, इसके कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म 1889 को हुआ था और मृत्यु 1937 को हुआ है। देवसेना का जो गीत है इसको स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, और कर्नेलिया का जो गीत है इसको चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। ये सब चीज याद रखिएगा, ये सब चीज एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो आप बोलेंगे 1889। जन्म कब हुआ है? 1889 को हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है वाराणसी काशी में हुआ था, वाराणसी काशी में इनका जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद ने कुल कितने नाटक लिखे? तो इन्होंने टोटल 8, ठीक है, 8 नाटक ऐसे लिखे हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो इन्होंने ये जो नाटक लिखे हैं ना, ऐसे तो कुल 13 नाटक का रचना किए हैं इन्होंने, लेकिन जयशंकर प्रसाद ने जो है 8 ऐतिहासिक नाटक, 3 पौराणिक नाटक, 2 भावात्मक नाटक, यानी इस प्रकार से अगर आप लोग देखोगे तो 13 टोटल नाटक इन्होंने लिखा है। तो देखो यहाँ पर 13 तो एक भी ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। और किस किस टाइप का नाटक लिखा है? 8 ठो लिखा है ऐतिहासिक नाटक, 3 ठो लिखा है पौराणिक नाटक और 2 ठो लिखा है भावात्मक नाटक। तो ऑप्शन में ना तो हमारा 3 है, ना ही हमारा 2 है, तो है क्या? 8 है। तो 8 के ऊपर आप लोग टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जयशंकर प्रसाद ने टोटल 13 नाटक का रचना किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारा 8 है, तो 8 के ऊपर आप लोग टिक कर दो। आगे चलो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अंतिम नाटक कौन सा है? तो इनका जो अंतिम नाटक है क्या है? ध्रुव स्वामिनी। क्या हो जाएगा? ध्रुव स्वामिनी इसका राइट आंसर होगा, ध्रुव स्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लीजिए। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो इसको लिया गया है स्कंदगुप्त नाटक से। किससे लिया गया है? स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना मालवा के किस राजा की बहन है? तो ये हो जाएगा बंधु वर्मा। ये किसकी बहन है? तो बंधु वर्मा के बहन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि देवसेना को किसकी चाहत थी? तो देवसेना को स्कंदगुप्त की चाहत थी। स्कंदगुप्त को ये बहुत ही ज्यादा दिल से ट्रू वाला लव करते थे, ठीक है, मतलब दिल से प्यार करते थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देवसेना का गीत में अभिव्यक्ति है। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में पूरा पूरी भाई वेदना है, दर्द है, लव का दर्द, प्यार का दर्द है। तो देवसेना की वेदना की, मतलब वेदना का यहाँ पर है, वेदना मतलब दर्द का है अभिव्यक्ति। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है कि श्रमित स्वप्न की मधुमाया में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अभी मैं आपको अलंकार का एक ट्रिक देने वाला हूं, बहुत ही जल्द आप लोगों को मिलेगा कि श्रमित स्वप्न में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इस पंक्ति में 100 वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। मतलब देखो यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, कोई सा भी 100 हो तो यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है। जब कोई भी एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है।
दुर्बल पद बल में कौन सा अलंकार है? तो इसमें समंग पद यमक अलंकार है। आगे अलंकार का ट्रिक का वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें आप लोग देख लेना। देवसेना की जीवन रथ पर चढ़कर कौन अपने पद पर चल रहा था? तो प्रलय। क्या हो जाएगा? प्रलय इसका आंसर हो जाएगा। प्रलय चल रहा था अपने पद पर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। संध्या के श्रमकन आंसू से गिरते थे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, क्या है कि मधुकरियों की भीख लुटाई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा रूपक अलंकार है। अलंकार का ट्रिक मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अलंकार के हर एक क्वेश्चन को आप लोग बनाकर घर आएंगे, बहुत ही अच्छा मैं ट्रिक आप लोगों को दूंगा। देवसेना की जीवन रूपी यात्रा के अंतिम समय में उसके साथ कौन था? तो नीरवता। कौन था? नीरवता। नीरवता इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि देवसेना के जीवन के संचित पूंजी को किसके समान गंवा दिया? तो मधुकरियों के समान। मधुकरियों के समान हो जाएगा। मधुकरियों के समान इसका आंसर हो जाएगा। देवसेना का गीत में बावली किसे कहा गया है? तो यहां पर आशा को क्या कहा गया है? आशा को बावली कहा गया है। आशा को यहां पर बावली कहा गया है। देवसेना ने अपने गीत में स्वयं को किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है? मतलब क्या है, ठीक है, तो पथिक के रूप में। क्या हो जाएगा? पथिक के रूप में। पथिक इसका आंसर हो जाएगा। पथिक के रूप में इसमें क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है कि देवसेना का गीत में देवसेना द्वारा किसे बचाए रखने की बात की गई है? तो यौवनावस्था हो जाएगा। यौवनावस्था इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 क्या देख लीजिए कि देवसेना की करुणा क्या कह रही है? तो हाहाकार। क्या कह रही है? हाहाकार कह रही है। हाहाकार इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि देवसेना के मन में ग्लानि होने का क्या कारण है? इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा कि राष्ट्र सेवा एवं प्रणय भाव न संभाल पाना। राष्ट्र सेवा एवं प्रणय भाव न संभाल पाना इसका आंसर हो जाएगा। जीवन संध्या में देवसेना की आंखों में कौन से भाव दिखाई पड़ते हैं? तो पीड़ा का भाव। भाई लव फेलियर है ना, प्यार में फेलियर होना, तो जाहिर सी बात है पीड़ा रहेगा, दुख रहेगा, दर्द रहेगा। देवसेना ने स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को किस कारण ठुकरा दिया? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भ्रम के कारण। क्या हो जाएगा? भ्रम के कारण। भ्रम हो जाएगा इसका आंसर, भ्रम के कारण। निम्न में से किसने देवसेना के जीवन में विहाग की तान उठाई थी? तो क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अभी हम लोग उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों का कल ही एग्जाम है, इसीलिए। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में पंक्ति में स्वप्न से क्या आशय है? तो स्कंदगुप्त की जो मधुर स्मृतियां हैं, जो स्वीट मेमोरीज है, ये हो जाएगा इसका आंसर। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है उससे हारी होड़ लगाई। पंक्ति में किससे हारने की बात की गई है? तो विपरीत परिस्थितियों से। क्या हो जाएगा? विपरीत परिस्थितियों से, ये हो जाएगा इसका आंसर। देवसेना किस धरोहर को लौटाने की बात करती है? तो स्कंदगुप्त का प्रेम और राष्ट्र के प्रति सेवा भाव। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा अगला स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, जिसका नाम है कार्नेलिया का गीत। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। इसमें देखो सिकंदर है। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या है? सेल्यूकस। और सेल्यूकस की पुत्री का नाम क्या है? कार्नेलिया। और इस चैप्टर का नाम क्या है? कार्नेलिया का गीत। तो आप याद रखिएगा कि सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस। और सेल्यूकस की पुत्री का नाम क्या है? तो कार्नेलिया। आगे चलिए अगला क्वेश्चन क्या देख लीजिए कि कार्नेलिया का जो गीत है, इसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्या है? कार्नेलिया का गीत कविता का केंद्रीय विषय क्या है? और इस चैप्टर में देखिए जो अभी हमने देवसेना का गीत पढ़ा, उसमें जो प्यार में जो पीड़ा है, दुख है, दर्द है, उस चीज को दिखाया गया है। और कार्नेलिया का गीत, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में भारत देश की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो प्रकृति है, इसके बारे में बताया गया है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 भारत संस्कृति और प्रकृति हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भारत देश की विशेषता नहीं है?
तो हिंसा को धर्म मानना, कि हिंसा को भारत देश के लोग धर्म मानते हैं, भाई ऐसा नहीं है। भारत के लोग सभी से प्यार करते हैं, तो ये भारत देश की विशेषता नहीं है। ऑप्शन आगे अगर देखेंगे, अनजान व्यक्तियों को आश्रय देना, बिल्कुल भारत के लोग देते हैं आश्रय। किसी के दुख से द्रवित होना, कोई अगर दुखी है तो भारत के लोग भी दुखी होते हैं। उषा का प्राणियों में अमृत रसदान करना, सही है। तो हिंसा को धर्म ये नहीं मानता है, भारत देश जो है ये हिंसा को धर्म नहीं मानता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 क्या है। अनंत सागर की लहरों को कहां आकर किनारा मिलता है? तो अनंत सागर की लहरों को भारत में, भारत देश में आकर क्या मिलता है? किनारा मिलता है, तो भारत देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुमय देश से क्या अभिप्राय है? तो मधुमय देश का मतलब हो जाएगा देशवासी परस्पर मधुर व्यवहार करते हैं। जो देशवासी जो होते हैं ये परस्पर क्या करते हैं? मधुर व्यवहार करते हैं, इसीलिए मधुमय देश ये बोला गया है। उड़ते खग किसका प्रतीक है? उड़ते खग जो है समस्त सांसारिक मनुष्यों का प्रतीक है। समस्त सांसारिक मनुष्य का प्रतीक क्या है? तो उड़ते खग, उड़ते खग हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उड़ते खग किसका प्रतीक है? तो समस्त सांसारिक मनुष्यों का। कार्नेलिया का गीत कविता में किस देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो इसमें तो भारत के बारे में बताया गया है, तो भारत हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि कार्नेलिया किसकी पुत्री है? तो सेनापति सेल्यूकस, सेल्यूकस हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, सेल्यूकस के पुत्री का नाम क्या है? कार्नेलिया। हेमकुंभ में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा रूपक अलंकार है। हेमकुंभ में क्या है? तो रूपक अलंकार है। लघु सुरधनु से पंख पसारे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा क्या है? उपमा अलंकार है। इसमें हमारा क्या है? उपमा अलंकार हो जाएगा। सुरधनु और पंख की आपस में तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। आगे मैं आपको अलंकार के बारे में बताऊंगा। अलंकार को लेकर आप लोग एकदम कंफ्यूज मत हो, आपको टेंशन नहीं लेना है। ऐसे भी अलंकार से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, एक क्वेश्चन आएगा उससे ज्यादा नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है कि प्रातः काल में उषा देवी सूर्य रूपी कलश से धरती पर क्या टपकाती है? तो सुख की बूंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सुख की बूंद, सुख की बूंद हो जाएगा इसका आंसर। तारों के ऊँघने का क्या कारण है? तो रात भर टिमटिमाना, रात भर टिमटिमाया है इसलिए तारे क्या हो रहे हैं? अभी ऊँघ रहे हैं। तारों के ऊँघने का क्या कारण है? तो रात भर टिमटिमाना, ये हो जाएगा इसका आंसर। कर्नेलिया कहती है कि जब रात भर जागने के बाद तारे मस्ती में ऊँघते हैं। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है क्या है कि कार्नेलिया कौन थी? तो कार्नेलिया जो है सेल्यूकस की बेटी है। कार्नेलिया कौन है? तो सेल्यूकस की बेटी। सेल्यूकस की बेटी का नाम क्या है? कार्नेलिया है। कार्नेलिया का गीत में भारतवासियों की क्या विशेषता बताई गई है? तो भाई भारत के बारे में जब भी बात होगा तो आप लोग अच्छा बात ही करोगे, क्योंकि हम लोग भारत के लोग और भारत सबका हमेशा अच्छा ही करता है। अनजान लोगों को आश्रय देना बिल्कुल सही है। दूसरों के दुखों में दुखी होना बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पर दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कार्नेलिया का गीत उनके किस नाटक का प्रसिद्ध गीत है? तो किस नाटक का है? तो चंद्रगुप्त नाटक का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? कार्नेलिया जो है ये सेल्यूकस की पुत्री है। सेल्यूकस की पुत्री का नाम क्या है? कार्नेलिया। सेल्यूकस किसका सेनापति था? अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो ये सिकंदर का सेनापति था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर हो जाएगा। सिकंदर का ये सेनापति था। अगला क्वेश्चन देखो, कार्नेलिया किससे प्रभावित थी? तो कार्नेलिया जो थी ना ये भारत देश से और चंद्रगुप्त से, ये दोनों से प्रभावित थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 दोनों से, ऑप्शन 1 और 2 दोनों से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि कार्नेलिया किस नदी के किनारे लगे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठकर अरुण या मधुमय गीत गाती है? तो कौन सा नदी था? तो सिंधु नदी। याद रखेंगे वो कौन सा नदी है? तो सिंधु नदी इसका आंसर हो जाएगा। कार्नेलिया का गीत में किसकी महत्ता प्रतिपादित की गई है? तो इसमें भारत देश के बारे में बताया गया है, तो भारत देश इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भारत देश। कार्नेलिया के गीत के माध्यम से प्रसाद जी ने भारत देश की किस विशेषता का उल्लेख किया है? तो शीतल मंद पवन का बहना, सबको आश्रय देने वाला, भोर का सुहावना दृश्य होना। तो इन सभी का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, इन सभी का।
अनंत सागर की लहरों को कहाँ आकर किनारा मिलता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो भारत देश में, भारत देश में आकर इनको किनारा मिलता है। सुरधनु के समान किसे कहा गया है? तो सुरधनु के समान जो है रंग बिरंगे पंख वाले पक्षियों का कहा गया है। किनको कहा गया है? रंग बिरंगे पंख वाले पक्षियों को कहा गया है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कहां पहुंचकर अनजान क्षितिज को सहारा मिलता है? तो भारत देश में ही हो जाएगा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां मेरे करुणा जल, पंक्ति में किसकी विशेषता का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर भारतवासियों के स्वभाव के बारे में बताया गया है। भारतवासियों के स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। कार्नेलिया का गीत में किस देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो इसमें भारत देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भारत हो जाएगा। जहां पर भी भारत दिखाई दे आप लोग आंख मूंद के टिक कर देना। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है सरोज स्मृति। क्या नाम है? सरोज स्मृति, जिसके यहाँ पर कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म है 1898 में हुआ है और इनका मृत्यु जो है 1961 में हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनका जो जन्म है बंगाल के मेदिनीपुर जिले में इनका जन्म हुआ है। सरोज स्मृति कविता के कवि कौन है? तो इनके कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से क्या सरोज के विवाह की विशेषता नहीं है? तो सरोज का जो विवाह हुआ था ना उसमें कोई भी चमक दमक नहीं था। आप देखना किसी का भी शादी होता है कितना चमक दमक होता है, डीजे उजे बजता है, लेकिन इसके शादी में किसी भी प्रकार का कुछ भी चमक दमक नहीं था। तो चमक दमक इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। माँ की मृत्यु उपरांत सरोज का जीवन किसकी स्नेहमयी गोद में बीता? तो नानी की, नानी के स्नेहमयी गोद में इनका जीवन बीता, नानी हो जाएगा इसका आंसर। कवि को बसंत की प्रथम गीति की तरह कौन दिखाई पड़ रहा था? तो कौन? तो दिवंगत पत्नी, उनका जो दिवंगत पत्नी था, दिवंगत पत्नी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दिवंगत पत्नी इसका राइट आंसर होगा। नववधु सरोज में कवि को किसकी प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ रही थी? तो नववधु जो सरोज थी उसके फेस पे क्या लग रहा था कवि को? कि लग रहा था कि उनके पत्नी का भी ऐसा ही चेहरा है, यानी यहां पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्वर्गीय पत्नी की। क्या हो जाएगा? स्वर्गीय पत्नी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि वह लता वहीं की, पंक्ति में लता प्रतीक है। लता यहाँ पर लता किसका प्रतीक है? तो सरोज का, खुद सरोज यानी स्वयं सरोज। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवि की पुत्री सरोज ने अपने जीवन की अंतिम सांस किसकी गोद में ली? तो नानी की गोद में, नानी हो जाएगा इसका आंसर, नानी की गोद में लिया था। पर पाठ अन्य यह, पंक्ति में शकुंतला को किस संदर्भ में सरोज से भिन्न बताया है? तो मां की इच्छा पालन करते हुए मां से दूर होना। ठीक है, मां की इच्छा पालन करते हुए मां से दूर होना। एक जन, देखो यहां पर बात क्या है, यहां पर जैसे 2 कैरेक्टर, एक शकुंतला है एक हमारा सरोज है। ठीक है, तो ये सरोज का माँ का डेथ हो गया था बचपन में ही, तो माँ तो ऐसे ही छोड़ के चली गई। और यहाँ पर ये जो शकुंतला का जो केस है इसमें माँ की इच्छा पालन करने के लिए वे माँ से दूर हो जाते हैं। तो दोनों में अलग अलग है, यही भिन्न है। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सरोज स्मृति कविता में कवि ने स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहा है? तो यहाँ पर भाग्यहीन इसीलिए कहा है क्योंकि निकट पारिवारिक जनों से बिच्छों के कारण, बचपन में ही जब सरोज जब बचपन में थी तो उनका माँ मर जाती है, जिससे कवि अपनी पत्नी से बिछड़ जाते हैं। और फिर बाद में सरोज का जब शादी होता है तो सरोज भी छड़ के चली जाती है। तो ये कि निकट पारिवारिक जनों से बिच्छों के कारण। ऑप्शन नंबर 2 इसका हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है कि विवाह उपरांत दी जाने वाली मर्यादित व्यवहार की शिक्षा पुत्री सरोज को किसने दी? किसने दिया था? तो खुद कवि ने ही दिया था, क्योंकि इनके माँ तो थे नहीं, इसीलिए कवि ने ही दिया था। सरोज स्मृति किस प्रकार की कविता है? तो ये हमारा एक शोक गीत है। क्या है? एक शोक गीत है। सरोज स्मृति कविता निराला जी के किस काव्य संग्रह में संकलित है? यह आपको किसमें देखने को मिलेगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा राग विराग में और अनामिका में। किसमें? राग विराग और अनामिका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, राग विराग और अनामिका इसका राइट आंसर होगा। सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है? तो दिवंगत पुत्री जो सरोज थी उसी पर यह पूरी स्टोरी बेस्ड है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की पुत्री का नाम क्या था?
तो इनकी पुत्री का नाम था सरोज। क्या हो जाएगा? सरोज हो जाएगा इसका आंसर। आकाश बदलकर बना मही, पंक्ति में मही शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? तो ये संकेत कर रहा पुत्री सरोज के साकार रूप की ओर, पुत्री सरोज का जो साकार रूप है उसके ओर। आकाश बदलकर बना मही, पंक्ति में आकाश शब्द किसका प्रतीक है? देखिए आकाश, आकाश ये जो शब्द है ये किसका प्रतीक है? तो कवि की पत्नी का, कवि की पत्नी का, क्योंकि कवि की जो पत्नी है अब इस दुनिया में है ही नहीं, इसलिए आकाश कवि की पत्नी का प्रतीक है। अपनी पुत्री की मृत्यु का दोष कवि किसे दे रहा है? तो अपने कर्मों को दे रहा है। किसको दे रहा है? अपने कर्मों को दे रहा है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अपने कर्मों को हो जाएगा। कभी अपनी दिवंगता पुत्री का तर्पण किस प्रकार करता है? तो अपने सदकर्मों के फल से करता है। किससे करता है? तो अपने सदकर्मों के फल से करता है। नववधु सरोज में कवि को किसकी प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ रही थी? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि स्वर्गीय पत्नी की, मतलब कवि के जो पत्नी थे उनका चेहरा सरोज के चेहरे में दिख रहा था। कवि को बसंत की प्रथम गीति की तरह कौन दिखाई पड़ रहा था? तो दिवंगत पुत्री हो जाएगा, दिवंगत पुत्री हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? वह लता वहीं की, पंक्ति में लता प्रतीक है, तो इसमें लता किसका प्रतीक है? तो सरोज की मां हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? सरोज की मां इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 क्या है? सरोज स्मृति के अनुसार कवि की जीवन कथा कैसी रही है? तो बहुत ही दुखमयी, बहुत ही दुखमयी इनका जीवन कथा रहा है। कवि के जीवन का सहारा कौन रहा है? तो पुत्री, एकमात्र जो पुत्री सरोज थी वही कवि के जीवन का सहारा था। अगला क्वेश्चन है कि प्रिय मौन एक संगीत भरा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। अलंकार में आप लोगों को बता दूंगा, भर जलद धारा को जयों अपार, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। बस अभी आप याद कर लीजिए अलंकार वाला, फिर मैं आपको आगे और बताता हूं। पुष्प सेज में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। हो भ्रष्ट शीत के से सतदल, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। सरोज स्मृति कविता का प्रमुख रस क्या है? तो श्रृंगार, करुण रस, वात्सल्य रस, सभी हो जाएगा इसका आंसर, यानी ये सभी इसका हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। इसके कवि का नाम है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर इनका जो जन्म है, इनका जो जन्म है 1911 में हुआ था और इनका मृत्यु 1987 में हुआ था। अज्ञेय का मूल नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। उन्होंने अज्ञेय नाम से काव्य रचना की। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था, किंतु इनका बचपन लखनऊ, श्रीनगर और जम्मू में बीता। तो चलिए एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, यह दीप अकेला कविता के कवि कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय आप बोलोगे। अज्ञेय का मूल नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, अज्ञेय की जन्म तथा मृत्यु के उचित क्रम का चयन करें। तो इनका जन्म 1911 में हुआ था और मृत्यु 1987 में हुआ था। लेखक के दिए गए जन्म स्थान का उचित चयन करें। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर आप लोग बोलोगे। जो एक जगह टिक कर नहीं रहता उसके लिए उचित शब्द का चयन करें। जो एक जगह पर टिक कर नहीं रहता उसे या फिर भी बोला जाता है, घुमक्कड़ भी बोला जाता है, खानाबदोश, अरे गुलगुलिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अज्ञेय द्वारा स्थापित किए गए साप्ताहिक समाचार पत्र का नाम क्या है? तो क्या नाम था? दिनमान। उस समाचार पत्र का क्या नाम था? दिनमान। अज्ञेय की रचना त्रिशंकु किस विधा की है? तो त्रिशंकु क्या है? तो त्रिशंकु हमारा निबंध है। त्रिशंकु क्या है? निबंध है। कविता में कवि ने दीप किसे कहा है? तो आदमी को दीप कहा गया है। दीप किसे कहा गया है? तो आदमी को दीप कहा गया है। सने का उचित विकल्प होगा। तो सने माने प्रेम, तेल, जो भी होगा, तेल बोलो प्रेम बोलो एक ही बात हुआ। समिधा के लिए दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प का चयन करें। समिधा, समिधा माने हो जाएगा हवन सामग्री। समिधा माने क्या हो जाएगा? हवन सामग्री। कवि ने दीप को स्नेह भरा, गर्व भरा क्यों कहा है? तो व्यक्ति के अहम भाव के कारण, व्यक्ति के अहम भाव के कारण कहा है। गीत की सार्थकता किससे जुड़ी है? तो गीत की सार्थकता जो है गायन से जुड़ी हुई है, गायन हो जाएगा।
यह दीप अकेला कविता में कवि ने दीप किसे कहा है? तो दीप यहाँ पर आदमी को कहा गया है, आदमी हो जाएगा। दीप पंक्ति को दे दो से कविता का क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति को समूह में शामिल करना, जो व्यक्ति है उसको समूह में शामिल करना। कवि ने दीप को स्नेह भरा, गर्व भरा क्यों कहा है? तो व्यक्ति के अहम भाव के कारण कहा है। गीत की सार्थकता किससे जुड़ी है? तो गायन से जुड़ी है। आगे देखिए, अब हमारा जो अगला है, मैंने देखा एक बूंद। मैंने देखा एक बूंद कविता के कवि कौन है? इसके कवि का नाम भी है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अय्यई। ठीक है। एक बूंद का संबंध कविता में किससे बताया गया है? तो क्षण भंगुरता से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्षण भंगुरता से हो जाएगा। कवि ने जीवन को कैसा माना है? तो कवि ने जीवन को नश्वर माना है। कवि का कहना है कि जीवन जो है वह क्या है? नश्वर है। एक बूंद किसका प्रतीक है? तो एक बूंद जो है ये मनुष्य का प्रतीक है, मनुष्य हो जाएगा। सागर से कवि का क्या आशय है? तो सागर से कवि का जो आशय है वह क्या है? विराट है, बहुत बड़ा है। अय्यई की रचना त्रिशंकु किस विधा की रचना है? तो त्रिशंकु हमारा क्या है? तो त्रिशंकु हमारा निबंध है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होता है बनारस और दिशा। कवि जो है, इसके कवि का नाम है केदारनाथ सिंह। इनका जो जन्म है 1934 में हुआ था और इनका मृत्यु 2018 में हुआ था। कहाँ हुआ है? तो चकिया गांव, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, चकिया गांव और बलिया जिला। बनारस कविता के कवि कौन है? तो आप बोलोगे केदारनाथ सिंह। ठीक है। नाव कहां बंधी है? तो नाव जो है गंगा किनारे बंधी हुई है। आरती के प्रकाश के समय बनारस की बनावट कैसी लगती है? तो विलक्षण। कैसी लगती है? विलक्षण लगती है। बनारस शहर आधा मंत्र में कब दिखाई पड़ता है? तो मंत्रोच्चारण के समय, जब मंत्र उच्चारण होता है उस समय। बनारस शहर किसका प्रतीक है? तो बनारस शहर जो है ये आध्यात्मिकता का प्रतीक है, आध्यात्मक। ठीक है, आध्यात्मिकता का ये प्रतीक है। पुराने तथा महान शहर की जीभ किटकिटाने का क्या कारण है? तो बसंत ऋतु की धूल। क्या हो जाएगा? बसंत ऋतु की धूल इसका आंसर हो जाएगा। बनारस शहर में वसंत किस तरह आता है? तो बनारस शहर में जो वसंत है ये अचानक आ जाता है, अचानक हो जाएगा इसका आंसर। लहरतारा या मड़वाड़ी क्षेत्रों से क्या आता है? तो धूल भरी आंधी आती है। क्या आती है? धूल भरी आंधी। बनारस में प्रत्येक कार्य एवं गतिविधियों का धीरे धीरे होना किसका बोधक है? तो बनारस की सामूहिकता का। क्या हो जाएगा? बनारस की सामूहिकता हो जाएगा। जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, पंक्ति का क्या आशय है? तो इसका हो जाएगा कि अभी भी प्राचीन परंपराएं विद्यमान है। ठीक है। आधुनिक सभ्यता के रंग में पूर्णतः नहीं डूबा है, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत पूर्ववत है। तो सब हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर ये जो घ है ये हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर। धीरे धीरे घटित होने वाली गतिविधियां सामूहिक रूप से शहर को किस प्रकार बांधे रखने का कार्य करती है? तो ये हो जाएगा मजबूती से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मजबूती से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। बनारस शहर आधा मंत्र में कब दिखाई पड़ता है? तो मंत्रोच्चारण के समय, अभी मैंने बताया आप लोगों को। बनारस शहर में प्रत्येक व्यक्ति कैसे खड़ा है? तो आस्था के संबल पर, आस्था के संबल पर खड़ा है। कभी किससे हिमालय की दिशा के विषय में पूछता है? तो पतंग उड़ाते बच्चों से पूछते हैं, पतंग उड़ाते बच्चे से पूछते हैं। कवि के प्रश्न पर बच्चे के उधर उधर कहने का क्या अभिप्राय है? तो पतंग की उड़ान की दिशा में, मतलब पतंग जिस साइड में उड़ रहे हैं बोल रहे उधर 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 है हिमालय, उधर। ठीक है। बच्चे के लिए क्या आवश्यक था? तो पतंग का उड़ना। ठीक है, पतंग का उड़ना इसके लिए ज्यादा जरूरी था। प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या अभिव्यक्त किया है? तो बाल मनोविज्ञान को इसमें अभिव्यक्त किया गया है, बाल मनोविज्ञान हो जाएगा। किस शहर में वसंत का आगमन अचानक होता है? तो बनारस में। बनारस में बसंत आने पर कौन से मोहल्ले की ओर से धूल भरी आंधी उड़ती है? तो क्या हो जाएगा? लहरतारा और मड़वाड़ी। लहरतारा और मड़वाड़ी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अचानक आता में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। घाट की सीढ़ियों पर बैठे किसकी आंखों में एक अजीब सी नमी है? तो बंदरों के, बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। खाली कटोरे में बसंत का उतरने का क्या अर्थ है? तो भिखारी के कटोरे पैसों से भर जाना। इसका मतलब ये हो कि भिखारी का जो कटोरा था वह पैसा से भर गया। रोज रोज में कौन सा अलंकार है? देखिए एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है, जब एक ही वर्ड रिपीट हो ना तो इसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बोलेंगे, याद रखिएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। घाट की सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखें
आंखों में नमी आने का क्या कारण है? तो यहाँ पर जो आंखों में नमी आया था, इसका जो कारण है बसंत आगमन के कारण लोगों की आवाजाही बढ़ जाना, मतलब लोग आ जा रहे हैं, जिससे बंदरों को भी यहाँ पर खाने का कुछ सामान मिलेगा। घाट पर बैठे बंदर कुछ पाने की आशा में उनकी आंखों में नमी आ जाती है। बसंत आगमन पर किस घाट का पत्थर और अधिक मुलायम प्रतीत होने लगता है? क्या हो जाएगा? दशाश्वमेध। क्या हो जाएगा? दशाश्वमेध घाट। बनारस में प्रत्येक कार्य में गतिविधियों का धीरे धीरे होना किसका बोधक है? तो बनारस की सामूहिकता का, बनारस की सामूहिकता का हो जाएगा। बनारस शहर में किसकी खड़ाऊं अभी भी अपने स्थान पर विद्यमान है? तो तुलसीदास की। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तुलसीदास हो जाएगा। ठीक है, तुलसीदास हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तुलसीदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखिए अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है क्या है कि धीरे धीरे घटित होने वाली गतिविधियां सामूहिक रूप से शहर को किस प्रकार बांधे रखने का कार्य करती है? अभी मैंने आप लोगों को बताया मजबूती से, तो ये मजबूती से बांधे रखने का कार्य करती है। अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर पंक्ति का आशय है कि गंगाजल में स्नान करते समय क्या? तो अन्य गतिविधियों से अनभिज्ञ होना, मतलब दूसरा गतिविधि के बारे में कुछ भी मतलब होश नहीं रहता है, बस एक ही होश रहता है कि हम गंगा में स्नान कर रहे हैं। आदमी के हाथ स्तंभ की भांति कब खड़े होते हैं? तो सूर्य को अर्घ्य देते समय। सूर्य को अर्घ्य देते समय आदमी का जो हाथ है स्तंभ की भांति खड़े होते हैं। राख के स्तंभ से क्या अभिप्राय है? तो सबों की राख के ढेर से। इसका मतलब जो सब जलाया जा रहा है, जो लाश जलाया जा रहा है, उसका जो राख है, इससे राख के स्तंभ का अभिप्राय है। दिशा कविता के कवि कौन है? तो दिशा कविता के कवि का नाम है यहाँ पर केदारनाथ सिंह। ठीक है, केदारनाथ सिंह हो जाएगा। कवि किससे हिमालय की दिशा के विषय में पूछते हैं? तो किससे पूछते हैं? तो पतंग उड़ाते बच्चे से। कवि के प्रश्न पर बच्चे के उधर उधर कहने का क्या अभिप्राय है? तो क्या हो जाएगा? पतंग की उड़ान की दिशा में, मतलब जिधर पतंग उड़ रहे हैं उधर बोले कि इधर उधर उधर। ठीक है, दिशा कविता में कवि ने क्या अभिव्यक्त किया है? क्या अभिव्यक्त किया है? तो बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान हो जाएगा। बच्चे के लिए क्या आवश्यक था? तो इसके लिए आवश्यक था पतंग का उड़ना। पतंग का उड़ना इसके लिए जरूरी था। दिशा कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? तो प्रत्येक व्यक्ति का नजरिया सोचने समझने का अलग होता है, और ये बात तो भाई सही है कि हर एक इंसान का सोचने समझने का जो नजरिया है ये अलग अलग है। हिमालय किधर है? कवि ने यह प्रश्न किससे पूछा? तो एक बच्चे से पूछा। एक बच्चे से हो जाएगा इसका आंसर। दिशा कविता में बच्चा क्या कर रहा है? तो दिशा कविता में जो बच्चा है वह पतंग उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा था। दिशा कविता किससे संबंधित है? तो दिशा कविता जो है ये बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। बाल मनोविज्ञान हो जाएगा। बच्चे की पतंग किस ओर भागी जा रही है? तो हिमालय की ओर भागी जा रही है। मैं स्वीकार करूं मैंने पहली वाट जाना हिमालय किधर है, यह लाइन कविता में किसने बोली है? तो कवि ने। क्या हो जाएगा? कवि हो जाएगा इसका आंसर। बनारस में हर कार्य कैसे होता है? तो बनारस में हर एक कार्य धीरे धीरे होता है। बैठे बंदरों में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर बौ जो है ना, बौ यहाँ पर बैठे बंदरों, ये आपका सेंटेंस है, तो देखिए इसमें भी बौ है, इसमें भी बौ है। जब एक ही वर्ण का बार बार रिपीटेशन हो तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है, और जब एक ही शब्द का बार बार रिपीटेशन हो तो उसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हम लोग बोलेंगे। बवंडर से क्या तात्पर्य है? तो बवंडर का माने क्या होता है? अंधड़ भी होगा और आंधी भी होगा, दोनों हो जाएगा। उपरोक्त दोनों यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। सुख बुगाना से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा जागरण या फिर जागने की क्रिया जो है उसे क्या बोलेंगे? सुख बुगाना, सुख बुगाना। ठीक है। निचाट से क्या तात्पर्य है? तो निचाट माने हो जाएगा बिल्कुल या फिर एकदम, बिल्कुल या फिर एकदम। अलक्षित से क्या तात्पर्य है? तो अलक्षित माने हो जाएगा न देखा हुआ। अलक्षित माने क्या हो जाएगा? न देखा हुआ, इसका आंसर हो जाएगा। केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ? तो इनका जो जन्म है 1934 में हुआ। केदारनाथ सिंह का जन्म किस जिले में हुआ? तो बलिया। किस जिले में हुआ था? बलिया जिला में हुआ था। केदारनाथ सिंह ने आधुनिक हिंदी कविता में बिंब प्रधान विषय पर कौन सी उपाधि प्राप्त की? तो पीएचडी। पीएचडी का उपाधि इन्होंने प्राप्त किया था। केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन से सन में प्राप्त हुआ? तो 1989। कब मिला था? 1989 में मिला था। इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है बसंत आया और तोड़ो। बसंत आया और तोड़ो की जो यहाँ पर कवि है, कवि का नाम है रघुवीर सहाय। इनका जन्म 1929 में और मृत्यु 1990 में हुआ था।
रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1929 में हुआ था। इस बात को आप लोग याद रखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, बसंत आया कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो बसंत आया कविता में वसंत ऋतु के आने का वर्णन किया गया है। कवि को वसंत के आने की सूचना कैसे मिली? तो गुनगुनी हवा से, पेड़ों से गिरे पीले पत्तों की आवाज से, चिड़िया के कुकने से, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वसंत आगमन पर स्वच्छ एवं खुली हवा की तुलना कवि ने किससे की है? तो किससे क्या है? तो फिरकी नामक खिलौने से। फिरकी नामक खिलौने से क्या है? प्रातःकाल 6 बजे कौन गर्म पानी से नहाया हुआ प्रतीत हो रहा था? तो कौन हो जाएगा? तो हवा हो जाएगा। हवा इसका आंसर हो जाएगा। दफ्तर से छुट्टी मिलना किस बात का प्रमाण था? तो वसंत पंचमी का। बसंत पंचमी आ गया है इसलिए दफ्तर से छुट्टी मिला है। बसंत आया कविता में कवि की छोटी बहन उन्हें क्या कहकर पुकारती है? तो दा। क्या बोलते हैं? दा बोलते हैं, दा। पुष्पों का रस पीकर कौन अपना प्रदर्शन सुंदर तरीके से करने लगते हैं? तो हो जाएगा भांवरे और कोयल। क्या हो जाएंगे? भांवरे और कोयल इसके आंसर हो जाएंगे। वर्तमान युग में बसंत आगमन का पता कैसे चलता है? अभी के समय का बात हो रहा, अभी के समय में, पहले का समय का नहीं। या फिर आधुनिक युग की भागदौड़ भरी जीवन शैली में बसंत के आगमन की सूचना किस तरह मिलती है? तो अभी के समय में कैलेंडर से मिलता है। किससे मिलता है? तो कैलेंडर से मिलता है। कैलेंडर इसका आंसर हो जाएगा। बसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तन के विषय में कवि को कैसे पता था? तो कविताएं पढ़ते रहने से। कविताएं पढ़ते रहने से उनको पता था। मदन महीना किसे कहा गया है? तो मदन महीना वसंत को कहा गया है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो रघुवीर सहाय जो है बसंत आया के मतलब यहां पर कवि है। बसंत आया कविता में कवि अपनी किस भूल की बात करता है? तो वह ऋतु परिवर्तन को महसूस नहीं कर सका, इस भूल का बात करते हैं। बसंत आया कविता के आधार पर बताएं कि आज मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध कैसा हो गया है? तो संबंध टूट गया है। अभी संबंध टूट गया है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध अभी उस प्रकार का और नहीं रहा। इसके बाद देखो अगला हमारे स्टार्टर तोड़ो। तोड़ो कविता के कवि कौन है? तो ही रघुवीर सहाय ही हो जाएंगे। रघुवीर सहाय हो जाएगा। तो धरती को हम जाने, पंक्ति में धरती क्या है? तो इसमें धरती है मानव का मन। इसमें धरती का अर्थ क्या है? मानव का मन। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है? ऊब किसका प्रतीक है? तो ऊब यहाँ पर निरस्ता का प्रतीक है। यहाँ पर ऊब का मतलब क्या है? निरस्ता। आधे आधे गाने से क्या अभिप्राय है? तो संवेदना की अपूर्णता हो जाएगा। झूठे बंधन का क्या आशय है? झूठे बंधन का आशय हो जाएगा सामाजिक रूढ़ियों का टूटना। सामाजिक रूढ़ियों का टूटना हो जाएगा। तोड़ो किस प्रकार की कविता है? तो ये हमारा उद्बोधन परक या फिर छंद मुक्त कविता है। मिट्टी में रस होने पर ही वह किसे किसे क्या है पोसेगी? तो बीज को। मिट्टी में अगर रस होगा यानी मिट्टी में अगर उपजाऊ शक्ति होगा तो वहां से क्या होगा? तो बीज हमारा क्या होगा? पौधा में कन्वर्ट हो जाएगा। कवि किस प्रकार की भूमि को तोड़ने की बात कर रहा है? तो बंजर और चरती पड़ती भूमि को ये तोड़ने का बात कर रहा है। गोड़ो शब्द की आवृत्ति क्यों की गई है? तो सृजन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए। सृजन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए किया गया है। तोड़ो शीर्षक कविता में तोड़ना किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर विध्वंस का। तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टान बंधनों तथा बाधाओं के प्रतीक है, तो ये विध्वंस का प्रतीक है। तोड़ो कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो क्या संदेश देना चाहते हैं देख लीजिए। तो यहाँ पर उसर बंजर पड़ती भूमि को तोड़कर खेत बनाने से वह उपज देगी, सही है। मन में व्याप्त रुचि और निराशा को दूर करके ही सृजन शक्ति प्राप्त की जा सकती, सही है। धरती हो या मन, दोनों की सृजनशीलता के लिए बाधाओं को तोड़ डालना आवश्यक है। तो इनमें से सभी, ये सब के सब हमारे क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। इसके बाद हमारा जो अगला यहाँ पर शुरू हो रहा है देख सकते हैं, भरत राम का प्रेम और पद। भरत राम का प्रेम और पद ये जो हमारा है, इसके कवि का नाम है तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था और उनका मृत्यु 1623 में हुआ है। तुलसीदास का जन्म 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। भारत नहीं भरत। भरत राम का प्रेम कविता के कवि कौन है? तो तुलसीदास हो जाएंगे। किसके नेत्रों से स्नेहमयी अश्रु बह रहे हैं? तो भरत के। भरत ने श्री राम के सम्मुख अपने किस भाव को कभी प्रदर्शित नहीं किया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्नेह। भरत के अनुसार राम की कृपा और स्नेह विशेष किस पर रहा है? तो किस पर रहा है? तो स्वयं भरत पर। भरत ने अपनी माता के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? तो नीच या फिर मंदी, जो भी आप लोग बोलेंगे। तो नीच यहां पर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भरत राम के दूर जाने का दोष किसे देते हैं? तो अपनी माता
और स्वयं, ये दोनों को देते हैं, अपनी माँ को भी देते हैं और खुद को भी देते हैं। भरत के अनुसार स्वयं को साधु तथा अपनी माता को नीच मानना किसके समान है? तो करोड़ों दुराचारों के समान है। ये किसके समान है? तो करोड़ों दुराचारों के समान है। भरत अपने दुर्भाग्य को किसके समान बताते हैं? तो अथाह सागर के समान बताते हैं। किसके समान बताते हैं? तो अथाह सागर के समान बताते हैं। किसे देखकर सांप और बिच्छू तक अपने भयंकर विष को त्याग देते हैं? तो राम को। क्या हो जाएगा? राम इसका आंसर हो जाएगा। श्री राम वन कैसे गए थे? तो वनवासी वस्त्रों में, सही है। राजसी वस्त्रों को त्याग कर, यह भी सही है। नंगे पैर, यह भी सही है। इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। श्री राम के वन गमन का साक्षी कौन रहा है? तो भगवान शंकर जी। ठीक है, भगवान शंकर जी रहे हैं। मही सकल अनरत कर मूला पंक्ति के माध्यम से भरत स्वयं को किसका दोषी मानते हैं? तो पिता की मृत्यु का, अयोध्यावासियों का शोक का, माताओं की व्यग्रता का। तो इनमें से सभी इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा। तेई रघुनंदन लखनऊ सिय अनहित लागे जाही पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो इस पंक्ति में कैकेयी की ओर संकेत किया गया है। इसके बाद हमारा अगला है पद। इसमें पहला क्वेश्चन है कि राम की माता उनके जूतों को देखकर क्या कहती है? ठीक है, हाँ, क्या करती है? क्या करती है? तो हृदय तथा आंखों से लगाती है। क्या करती है? तो हृदय और आंखों से लगा लेती है। माता कौशल्या श्री राम के किन खिलौनों को देखती है? तो धनुष बाण को देखते हैं। किस खिलौने को देखते हैं? तो धनुष बाण को देखते हैं। तुलसीदास के अनुसार उस समय कौशल्या का प्रेम कैसा प्रतीत हो रहा था? तो मोरनी जैसा। कैसा? तो मोरनी जैसा। राम के घोड़ों की सेवा उनसे 100 गुना अधिक कौन कर रहा है? तो भरत कर रहे थे। कौन कर रहे थे? तो भरत कर रहे थे। माता कौशल्या राम को पुनः किसके लिए वापस आने के लिए कहती है? तो बोल रहा है कि घोड़ों के लिए तो वापस आ जाओ, घोड़ों के लिए। क्या हो जाएगा? घोड़ों के लिए हो जाएगा इसका सही आंसर। श्री राम के घोड़ों के कमजोर पड़ने का क्या कारण है? तो राम का वियोग। राम और घोड़ों का बिछड़ना। ठीक है, जो राम का वियोग है, राम का वियोग यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि राम वनवास चले गए और घोड़ा जो है वहीं पर रह गए, इसीलिए। माता कौशल्या किसके सामने अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर रही है? तो पथिक के सामने। किसके सामने? पथिक के सामने। घोड़ों के कमजोर होने की तुलना किससे की गई है? तो भरत के शरीर से। किससे किया गया है? तो भरत के शरीर से किया गया है। अगला हमारा चैप्टर है, आप देख सकते हो, 12 मासा। इसके कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, और यहाँ पर इनका जो जन्म है 1492 में हुआ है और मृत्यु 1542 में हुआ है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे चलिए। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। 12 मासा कविता के कवि है। 12 मासा कविता के कवि कौन है? तो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। नागमती का खोया हुआ रंग रूप पुनः कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो रत्नसेन के लौट आने पर। रत्नसेन अगर लौट आता है तो नागमती का खोया हुआ रंग रूप सब वापस आ जाएगा। नागमती के हृदय के राख होने का क्या कारण है? तो रत्नसेन का वियोग, रत्नसेन का बिछड़ना, उनसे दूर होना। अगहन मास के महीने में नागमती ने अपने वियोग की अग्नि की तुलना किससे की है? तो दीपक के साथ बाती जलना। क्या हो जाएगा? दीपक के साथ बाती जलना, इससे क्या है? ठीक है, मतलब दीपक की बाती के साथ क्या है? किससे क्या है कंपेयर? तो दीपक की बाती के साथ। पूस के महीने में नायिका के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा? तो थर थर कांप रहा है, मतलब इसका जो शरीर है थर थर कांप रहा था। ठीक है, पूस मास में नायिका को अपना बिस्तर कैसा प्रतीत हो रहा है? तो हिम से ढका हुआ। आप लोग देखना, पूस महीना में बहुत ज्यादा ठंडा लगता है, इसलिए उनको लग रहा है कि उनका जो बिस्तर है हिम से, यानी कि बर्फ से ढका हुआ है। विरह के कारण नागमती की हड्डियां कैसी हो गई है? तो शंख के समान हो गई है। कैसी हो गई है? शंख के समान हो गई है। नागमती के शरीर को हिंसक दृष्टि से कौन देख रहा है? तो विरह रूपी बाज। क्या हो जाएगा? विरह रूपी बाज हो जाएगा इसका आंसर। माघ महीने में नागमती के विरह के आंसू किसके समान गिर रहे हैं? तो ओला के समान गिर रहे हैं, ओला हो जाएगा इसका आंसर। नागमती के अनुसार किस महीने में काम भावना अधिक प्रबल होती है? तो क्या हो जाएगा? माघ महीना। ठीक है, माघ महीना में क्या होता है? जो काम वासना या फिर काम भावना जो होता है ये अधिक प्रबल होता है। नागमती को माघ की शीत से मुक्ति कब मिलेगी? तो रत्नसेन की वापसी पर।
रत्नसेन अगर वापस आ जाते हैं तो ही। फाल्गुन मास में नागमती का शरीर कैसा हो गया है? तो पत्ते के समान पीला हो गया है, पत्ते के समान पीला हो गया है। फाल्गुन मास में पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? तो वनस्पतियां उल्लास से भर जाती है। जो वनस्पतियां हैं ये उल्लास से भर जाती है। हाड़ भये शंख में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा रूपक अलंकार है। अंत में नागमती किसके माध्यम से अपने शरीर की छार को स्वामी के चरणों में अर्पण करने का संदेश भेजती है? तो पवन के माध्यम से। किसके माध्यम से? पवन के माध्यम से। कांपा या जनावा सियु में किस माह का स्वाभाविक वर्णन कवि जायसी ने किया है? तो इसमें हो जाएगा अगहन मास। कौन सा मास? अगहन मास इसका आंसर हो जाएगा। जरे बिरा जयों दीपक बातों पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा रूपक अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा रूपक अलंकार है। इसके बाद देखो हमारा ये जो है हमारा लास्ट है पद, जिसके कवि का नाम है विद्यापति। विद्यापति का जन्म बिहार के मधुबनी के बिस्पी गांव में हुआ था। 1380 में इनका जन्म हुआ था और 1460 में इनका मृत्यु हुआ है। राधा किस महीने में कृष्ण के वियोग की पीड़ा को सहने में असमर्थ है? तो सावन महीना हो जाएगा, सावन इसका आंसर हो जाएगा। अपने किस कीर्ति को राधा अपयश का भागी बनना मानती है? तो ये हो जाएगा मथुरा जाकर कृष्ण से मिलना, मथुरा कृष्ण से मिलना। राधा का मन अपने साथ कौन ले गया है? तो कृष्ण ले के चल गया है। कवि नायिका को कृष्ण के किस मास तक वापस आ जाने की सांत्वना देते हैं? तो कार्तिक मास। क्या हो जाएगा? कार्तिक मास इसका आंसर हो जाएगा। कृष्ण के प्रेम की पूर्णता को कौन प्राप्त कर चुका है? तो कोई नहीं, ना ही गोपियां, ना ही राधा की सखियां, ना खुद राधा, इनमें से कोई नहीं। नायिका के हृदय से किसके प्रति प्रेम की भावना का समन नहीं हुआ? तो कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रति हो जाएगा। नायिका को प्रेम का स्वरूप कैसा लगता है? प्रेम का स्वरूप कैसा लगता है? प्रतिफल नवीन, यानी हर एक पल नया। राधा के मुख की उपमा किससे की गई है? तो चांद से किया गया है। किससे किया गया है? चांद से किया गया है। पुष्पित बागों को देखकर राधा की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो आंखें बंद कर लेती है। राधा जो है आंखें बंद कर लेती है। कोयल और भौरे की आवाज सुनकर राधा क्या करती है? तो ये कान बंद कर लेती है। क्या करती है? कान बंद कर लेती है। कोयल की मधुर वाणी तथा भौरों के कलरव को सुनकर राधा को किस भाव की अनुभूति होती है? तो दुख के भाव की अनुभूति होती है, दुख। राधा किस दृष्टि से कृष्ण को ढूंढ रही है? तो प्रेम की दृष्टि से वे कृष्ण को ढूंढ रहे थे। कृष्ण के वियोग में राधा की शारीरिक अवस्था कैसी हो गई थी? तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के चांद के समान हो गई थी। ठीक है। कृष्ण किस पेड़ की डाली पर झूला करते थे? तो ये हो जाएगा कदम बोलिए, केंद्र बोलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कृष्ण के विरह के परिणाम स्वरूप राधा कैसी हो गई है? तो राधा अत्यंत कमजोर हो गई है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। अगला है कवित सवैया, यही हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके कवि का नाम है घनानंद। इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1760 ईस्वी में हुआ है। घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। सुजान नाम की एक स्त्री से इनका प्रेम था। कविता के कवि कौन है? तो घनानंद हो जाएगा। कविता किस भाषा में लिखी गई है? तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। आनाकानी आरसी में कौन सा अलंकार है? तो देखो इसमें भी अ है, इसमें भी मतलब आ है, इसमें भी आ है, तो एक ही वर्ण रिपीट हो रहा है, इसलिए इसमें हमारा हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। सुख साज समान में कौन सा अलंकार है? तो देखो इसमें भी सुख साज समान, तो इसमें अभी हमारा हो जाएगा रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। कवि ने अपनी पुकार से नायिका के क्या खोलने की बात कही है? तो कान खोलने की बात कही है, कान हो जाएगा इसका आंसर। कवि मौन रहकर प्रेमिका के कौन से प्रण पालन को देखना चाहता है? तो रूठे रहने और मौन धारण को। कवि दरबार की किस नर्तकी पर आसक्त थे? तो सुजान हो जाएगा इसका आंसर, सुजान हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये जो हिंदी का ये जो हमारा पोर्शन था खत्म हो जाता है। आगे जो भी वीडियो आता है आप लोग हर एक वीडियो को देख लो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।